नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज हम जिस घटना के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ इथोपिया तक सीमित नहीं है। इसका असर सीधा भारत पर भी पड़ा है, वो भी दिल्ली एनसीआर तक इसका असर देखने को मिला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 12,000 साल से सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक फट गया है। राख का गुबार 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा है और हवा इसे 4300 किलोमीटर दूर भारत तक लेकर आई है। ऐसा क्यों हुआ और क्या है आने वाले समय में ऐसे विस्फोट और बढ़ सकते हैं? चलिए समझते हैं पूरे वैज्ञानिक, भूगर्भीय और भू राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ आज के इस टॉपिक को। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के साथ अपने विचारों को हम तक जरूर साझा कीजिएगा। यह वीडियो जो है वह क्लास 6 से ऊपर के जो भी स्टूडेंट है 6, 7, 8, 9, 10 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। अगर आपके घर में ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को साझा कीजिए, उनके साथ बैठकर जो इस वीडियो को देखिए। और केवल जानकारी के लिए भी अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। राख दिल्ली तक पहुंची, इथोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा, 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली तक जो है इसका असर हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हुए साथियों कुछ इमेजेस को हम देखते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि इसी चैनल पर आज से लगभग 3 सप्ताह पहले मैंने इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आपके साथ चर्चा किया था। अफ्रीका महाद्वीप 2 हिस्सों में बंटना शुरू, धरती पे बन रहा है नया महासागर, और इसको मैंने डिस्कस किया था। लगभग 1,83,000 व्यूज जो है वो आपको मिले हैं। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं है, 7.8 ही है अभी। बाकी आपका सहयोग जब रहेगा तो चैनल और तेजी से ग्रोथ करेगा। लेकिन जिस प्रकार से विश्वास मिला, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में ये वीडियो होगा, जरूर इसको देखें। और यहीं से अगर आप समझेंगे तो ये आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा कि इथोपिया में ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरों को हम देखें। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है, ये ज्वालामुखी फटने की तस्वीर है। ये आपको अफ्रीका का जो है वो लोकेशन दिख रहा है और अफ्रीका में ये जो एरिया है जहां हो रहा है ये इथोपिया का क्षेत्र है। साथियों, धरती पर कुछ ऐसी जगह है जहां प्रकृति लगातार काम करती रहती है। वैसे ही काम करती रहती है जैसे इंजीनियर दिन रात मशीन को खोलकर उसे ठीक करता रहता है। इथोपिया का ये जो क्षेत्र है जहां ये घटना देखने को मिल रही है, इसका नाम है अफार रीजन। और ऐसा ही एक प्राकृतिक प्रयोगशाला ये अफार रीजन को आप समझ लीजिए, जहां धरती सच में फट रही है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके साथ चर्चा मैंने किया था इस वीडियो में कि धरती फट रही है, अफ्रीका फट रहा है, यानी जमीन के नीचे प्लेट अलग अलग दिशाओं में जो है वह खिंच रही हैं। इस पर हमने चर्चा किया हुआ है। अब इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहां 3 प्लेटें आपको देखने को मिलेगी। आइए कुछ और भी इमेजेस देखें। ये ज्वालामुखी फटने के बाद की तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये सैटेलाइट इमेज है इसी जगह का जहां से ये धुएं के गुबार आपको आसमान में दिखते हुए मिल रहे हैं। ये हाईली गुबी ये एरिया है जहां जिस जगह पर ज्वालामुखी जो है वो फटी है। आगे बढ़ते हैं। इस मैप को आप देखिए, इस जगह पर ये ज्वालामुखी फटी हुई है, इथोपिया का क्षेत्र है। और जो यहां से राख निकल रहा है वो पूरी यात्रा करते हुए पश्चिमी भारत के साथ साथ दिल्ली तक जो है ये राख पहुंच चुका है। 4300 किलोमीटर की दूरी जो है इस राख ने तय कर ली। ये इस प्रकार का आसमान में धुआं जो है, राख जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक, जर्नी ऑफ अ प्लम है ना, आप देख रहे हैं। 40 नवंबर 24 को ये घटना घटी है, सुबह 5 बजे की ये घटना है। चलिए और आगे बढ़ते हुए हम चीजों को समझते हैं। ये जो एरिया है साथियों, जिसके बारे में हमने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये अफार का क्षेत्र है, जो कि आपका इथोपिया में आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको सोमालियन प्लेट दिख रहा है, ठीक, ये आपको नूबियन प्लेट दिख रहा है और ये आपको अरबियन प्लेट दिख रहा है। नंबर 1 अरबियन, नंबर 2 सोमालियन प्लेट और नंबर 3 नूबियन प्लेट, जिसको कि वेस्ट अफ्रीकन प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, अफार क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्षेत्र है जहां तीनों की तीनों प्लेटें जो है वो आकर मिलती हैं। यानी कि नूबियन प्लेट जो कि अफ्रीका की मुख्य प्लेट है, दूसरा सोमेलियन प्लेट जो कि ईस्ट अफ्रीका यानी कि पूर्वी अफ्रीका का प्लेट है, और तीसरा अरबियन प्लेट आपको दिख रहा है। ठीक है,
और इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है अफार ट्रिपल जंक्शन, यानी कि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से धरती तीन तरफ से जो है वो फट रही है और आगे की तरफ जो है वो फैल रही है। अब इसे थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर प्लेटें जो है अलग अलग दिशाओं में खिंच रही हैं, जमीनों के ऊपर दरार पड़ रहा है, और जब अलग अलग दिशाओं में प्लेटें खिंच रही हैं तो यहाँ का जो क्रस्ट है, यहाँ की जो भूपर पट्टी है वो पतली हो रही है और नीचे से जो गर्म मैग्मा है वह ऊपर की तरफ उठ रहा है। हो सकता है कि इसको आप ज्योग्राफी में अगर पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में इस क्षेत्र को आप हॉट स्पॉट के नाम से भी जान सकते हैं। हॉट स्पॉट यानी कि प्लेट के बीच में वो जगह जो पतला हो गया हो और इतना वहां मैग्मा जो जम रहा है वो आपका बाहर ज्वालामुखी के रूप में निकल सकता है। ठीक है, अब पतला हो गया है तो यहां मैग्मा क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और धीरे धीरे जो ये मैग्मा है वो लंबी गहरी दरार बना रहा है और इसी लंबी गहरी दरार को हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली के बारे में अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो पूरी की पूरी रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली क्या कर रही है कि भविष्य में हमें ये देखने को मिलेगा कि अफ्रीका जो है वो दो हिस्सों में बंट जाएगा, इधर का ईस्ट अफ्रीका और उधर का वेस्ट अफ्रीका, और इसी के बीच में एक नया महासागर जो है बनेगा। यानी कि धीरे धीरे अगर हम बात करें तो धरती का नया नक्शा जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हुए हम चीजों को और भी आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, ये वो स्थान है, इसका नाम है हाईली गोबी। ठीक, और ये जो वॉल्केनो आया, जो ज्वालामुखी आया, इसे हम हलाई गोबी वॉल्केनो या हाईली गोबी वॉल्केनो के बारे में हम बात कर सकते हैं। और ये कोई नया ज्वालामुखी नहीं है साथियों, ये लाखों साल पुराना ज्वालामुखी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शांत है। इसका ना कोई लिखित इतिहास है, ना कोई इंसान इसे फटते हुए देखा है, ना ही वैज्ञानिकों के पास इसके संबंध में कोई रिकॉर्ड है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 12,000 साल से यह ज्वालामुखी जो है वो सोया हुआ था, और ऐसे ज्वालामुखी को लगभग हम मृत ज्वालामुखी के रूप में मान चुके होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब 12,000 साल से जो ज्वालामुखी फटा नहीं है, इसका मतलब है कि वहां रिस्क बिल्कुल नहीं है, लो रिस्क एरिया मानते हैं, और मानते हैं कि भविष्य में इसमें कोई भी खतरा होने वाला नहीं है। लेकिन आप जानते हैं धरती कब क्या कर सकती है ना? ये किसी को नहीं पता है, धरती कभी भी कुछ भी कर सकती है। और 12,000 साल के बाद ये ज्वालामुखी अब जाकर फटा हुआ है, यानी कि हलाई गोबी जो कि ज्वालामुखी 12,000 साल से सोया हुआ था वो फट गया। और एक छोटा सा विस्फोट नहीं था साथियों, इसके असर को अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो राख का गुबार उठा हुआ है, और हवा के कारण ये राख 4300 किलोमीटर की यात्रा करते करते कहां तक पहुंच चुकी है, तो यहां से स्टार्ट हुई है यमन ओमान के क्षेत्र से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान को कवर करते हुए, और ये राजस्थान के क्षेत्र से होते हुए ये दिल्ली तक लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पहुंची। जो फ्लाइट्स उड़ रहे हैं उनकी विजिबिलिटी खराब हो गई है, और एयर इंडिया ने 11 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। कई इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब सोचिए, फटा कहां? अफ्रीका में ज्वालामुखी, और धुंधला कहां का आसमान हुआ? दिल्ली का। और यही है ग्लोबल एटमॉस्फेयर की सच्चाई। ठीक, अब वैज्ञानिकों के लिए जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण खबर क्यों बन जाता है साथियों? 12,000 साल के बाद ज्वालामुखी का फटना ये बहुत बेहद, अगर हम कहें तो दुर्लभ मामला है। रिफ्ट वैली की जो टूटने की प्रक्रिया है, हो सकता है कि इस ज्वालामुखी के फटने के बाद रिफ्ट वैली के टूटने की प्रक्रिया और तीव्र हो सकती है। और इससे यह पता चलता है कि ईस्ट अफ्रीका का फ्यूचर में अगर हम बात करें तो अलग एक जो है वो आपका द्वीप जो है वो बन सकता है, एक महाद्वीप जो है बन सकता है। और यह वोल्केनो जो कि अब तक अननोन था, है ना, यह वोल्केनो अब हाई अलर्ट जोन में जो है बदल जाएगा, और इसे पूरी टेक्टोनिक एक्टिविटी की समझ जो है वो और ज्यादा गहरी हो जाएगी। ठीक, वोल्केनो के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि भैया ये स्लीपिंग जायंट्स है, सोया हुआ जायंट्स था जो हजारों साल से चुप था, लेकिन जब ये जागा है तो इसने पूरी भौगोलिक तस्वीर को जो है वो बदल दिया है। ठीक, चलिए और आगे समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि
आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां जब फूटा तो इसका असर हमें दिल्ली में देखने को मिला। ठीक है साथियों, जब यहां से ज्वालामुखी फटा तो हमने कहा कि यह पृथ्वी के ऊंचाई पर लगभग ट्रोपोपॉज तक, क्षोभ सीमा तक 15 किलोमीटर के ऊंचाई तक उड़ा। ऐश का यानी कि राख का एक बहुत बड़ा गुबार ऊपर की तरफ उठा और ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि इसी लेवल पर आप जानते हैं कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट होते हैं वो ट्रोपोपॉज तक की सीमा पे जाते हैं, तो विमान इसी लेवल पर उड़ते हैं। यानी कि जो भी विमान इस क्षेत्र में गुजर रहे हैं वो डेंजर जोन में आ चुके हैं। और इस क्षेत्र में जो राख है उस राख के बारे में आप ये मत सोचिए कि ये कोई साधारण राख है। साथियों, इस राख के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, फाइन वोल्केनिक ऐश, कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो गलती से एयरक्राफ्ट के इंजन में चले गए तो इंजन में आग लग जाएगा, इंजन को मेल्ट कर देंगे और इंजन उड़ते आसमान में ही जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक, अब एक बात और भी हमें समझना है कि क्या कारण है कि यहां अगर ये ज्वालामुखी फटा तो इसका असर हमें दिल्ली में, दिल्ली के आसमान में ये कैसे पहुंचे। साथियों, अफार रीजन के बारे में अगर हम बात करें, ये अफार रीजन, ये लाल सागर का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। तो अफार रीजन से हवा सबसे पहले क्या हुई कि लाल सागर के क्षेत्र की तरफ मूव कर गई। ठीक, और यहीं से ये आगे की तरफ बढ़ते हुए इथोपिया से अगर हम बात करें तो इथोपिया से लाल सागर को क्रॉस किया और लाल सागर को क्रॉस करने के बाद ये पहुंचा कहां? यमन। ठीक, यमन से ये आगे, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये अरबियन पेनिसुला है, अरबियन प्रायद्वीप है। यमन से अरबियन पेनिसुला से होते हुए ये कहां पहुंच गया? तो ये पहुंच गया ओमान। और ओमान जब ये पहुंचा तो ओमान के बाद ये गल्फ ऑफ ओमान के क्षेत्र में पहुंचा और गल्फ ऑफ ओमान के क्षेत्र में जब पहुंचा तो यहां पहुंचने के बाद हवाएं जो है वो अचानक मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एक और भी आपको ऊपरी वायुमंडल में उड़ती हुई जो है वो पवन देखने को मिलेगी जिसको कि हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जेट धाराओं के नाम से जानते हैं। और ऊपर इन जेट धाराओं ने क्या किया? ऊपर ये जो जेट धारा है जो कि ऊपरी वायुमंडल में चल रही है उसने इसकी दिशा को अचानक बदल दिया। ऊपरी वायुमंडल में जो जेट धारा है उसकी स्पीड 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये लंबी दूरी की यात्रा करती है। इसी ने क्या किया, इसको अरब सागर पार कराया और अरब सागर पार कराते हुए भारत के पश्चिम क्षेत्र में और फिर दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाती है। लगभग 4300 किलोमीटर की यात्रा कराती। और इसका असर भारत में क्या हुआ? तो भारत में विजिबिलिटी घट गई, फ्लाइट के सुरक्षित खतरे में आ गए और एयर इंडिया सहित 11 फ्लाइट जो है उसकी यात्रा को रद्द करना पड़ा। आप मैप में भी देख रहे होंगे, राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र में अगर हम बात करें, पंजाब के क्षेत्र में बात करें, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बात करें तो ये राख जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये राख हमें देखने को मिल रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। फिलहाल ज्वालामुखी शांत हो गया है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सुल्ड वोल्केनो शुरुआती विस्फोट के बाद कभी कभी दोबारे धमाके भी कर सकते हैं। ये आसमान में आपको ये राख के गुबार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट इमेज जो है, इस सैटेलाइट इमेज में ये राख भी जो है वो आपको देखने को, ये एरिया जो है, यहां देखिए ये बादल दिख रहे हैं, ये एरिया में आपको राख जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक पतली परत जो है वो फैली हुई है वोल्केनिक ऐश लेयर की और ये जमीन पर नहीं भी दिख रहे हैं तो ऊपर जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके लिए एक रिस्की जोन जो है वो खड़ा कर दिया है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने सीधे जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए कहा है कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जो एविएशन सेक्टर है, जो विमानन क्षेत्र है, उन्हें पूरी सतर्कता जो है वो बरतने के लिए कहा है। ठीक, क्यों बरतने के लिए कहा? क्योंकि हमने कहा कि एक तो दृश्यता कम है, दूसरा हमने कहा कि फ्लाइट के लिए जो है एक सेफ रूट होना चाहिए, नहीं तो जेट इंजन जो है उसके अंदर अगर ऐश पार्टिकल चले जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप बातों को जो है समझ चुके हैं। अब ये जो वोल्केनिक ऐश है, जो कि ज्वालामुखी से जो राख निकला है, इसके बारे में हमने कहा कि ये कोई साधारण धूल नहीं है। यह राख 3 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो कांच जैसे नुकीले कण जो कि ठंडा जम चुके लावा फ्रेगमेंट से हैं और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कण बहुत ज्यादा है। साथ ही ये हवा में दिखते नहीं है
लेकिन इनका जो मिश्रण है ये विमान के लिए बहुत खतरनाक है। जब ये राख इंजन में घुसते हैं तो टेम्परेचर को 14 डिग्री सेल्सियस तक जो है बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो भी इंजन में पार्टिकल्स लगे हुए हैं जेट इंजन में उनको पिघला दिया जाएगा। टरबाइन के ब्लेड्स जो है वो चिपक जाएंगे, एयर फ्लो रुक जाएगा और इंजन अचानक चलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा जहाज में जो सेंसर है वो सेंसर ब्लॉक हो जाएंगे। प्रेशर, टेम्परेचर, एयर स्पीड, एल्टीट्यूड किसी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। पायलट को गलत रीडिंग मिलने लगेगी तो घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता कम हो जाएगी और एस क्लाउड के पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि रडार और पायलट दोनों जो है उनको क्लियर व्यू नहीं मिल पाएगा, तो जहाज को लैंडिंग करने में और जहाज को टेक ऑफ करने में जो है समस्या आएगी। इसलिए हमने कहा कि एयर इंडिया ने अपने 11 विमानों की यात्रा को रोक दिया है। केवल एयर इंडिया ही नहीं साथियों, एयर इंडिया के अलावा अगर हम बात करें तो आकाशा एयर ने, इंडिगो ने, नीदरलैंड की एक एयरलाइंस है KLM उसने भी, और कई गल्फ कैरियर्स ने भी अपनी यात्रा को जो है या तो रोक दिया है या रास्ते को डाइवर्ट कर दिया है। अब अगला प्रश्न ये आपके दिमाग में है कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये क्षेत्र इतना एक्टिव क्यों है ना? इस प्रकार की घटनाएं क्यों देखने को मिल रही है? आप अपने स्क्रीन पर ये मैप देखिए, फ्लाइट रडार से लिया गया है। ये जितने भी आपको लाल पट्टी समझ में आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा जो है वो कहा जा रहा है कि ये रिस्की जोन है, इसमें यात्रा करने से जो भी विमान है उनको बचना चाहिए। हमने जब इस क्षेत्र के बारे में बात किया साथियों तो हमने कहा कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हमने कहा कि ये क्षेत्र जो है वो अफार क्षेत्र है, अफार ट्रायंगल का क्षेत्र है, अफार ट्रांजैक्शन का क्षेत्र है। ये अफार ट्रायंगल या अफार ट्रांजैक्शन का जो क्षेत्र है ये इतना एक्टिव क्यों है? तो हमने कहा साथियों कि यहां 3 प्लेटें हैं और तीनों के प्लेटें जो हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट है। डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी प्लेट है। अपसारी मतलब कि तीनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है ना, और तीनों प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, खिंच रही हैं, ठीक, तो यहां क्रस्ट बहुत ज्यादा पतले हो जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो प्लेट्स हैं वो हर साल 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर की स्पीड से जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब दूरी इनकी बढ़ रही है ना। जैसे कि अरबियन प्लेट के बारे में कहा जा रहा है कि अरबियन प्लेट अपने उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो है वो 2.5 से 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नोबियन प्लेट के बारे में कहा जा रहा है कि ये पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रही है, और सोमालियन प्लेट के बारे में कहा जा रहा है कि ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है, और सब लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। इसके चलते ये जो जोड़ है इस पे खिंचाव आ रहा है, रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है, क्रस्ट खींच रहा है, क्रस्ट पतला हो रहा है, मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, जमीन में दरार हो रहा है, और इसी के कारण अगर हम बात करें तो एक बहुत एक्टिव क्षेत्र जो है वो यहां देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि भविष्य में यहां नए समुद्र को जो है देखने को मिलेगा। वो वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि हजारों लाखों वर्षों के बाद ईस्ट अफ्रीका 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, और जो यहां आपको इंडियन ओशियन देखने को मिल रहा है, हिंद महासागर दिख रहा है, इसी हिंद महासागर का जल यहां चला जाएगा और हिंद महासागर की एक नई शाखा यहां बन जाएगी। यानी कि यहां अगर हम बात करें तो आने वाले समय में यहां महाद्वीप के टूटने का लाइव एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलेगा। साथियों ये जो घटना है, ये घटना हमें ये सिखाती है कि पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा लगातार बदल रहा है, धीमी गति से लेकिन बहुत गहराई से, और जब परिवर्तन हजारों साल तक जमा होता है तो एक दिन ऐसे बड़े विस्फोट का जो है वो रूप लेता है। क्या आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन और टेक्टोनिक गतिविधि में कोई संबंध हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को समझ रहे होंगे, और ये टॉपिक आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के हों, किसी भी स्टेट पीएससी के हों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कर रहे हैं, और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ साझा भी करें। भूगोल का अति महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए,
कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।